अपन अध्याय 3 के अंदर पढ़ रहे थे हमें संसद क्यों चाहिए। ठीक है, इसके आगे पढ़ते हैं कि संसद क्या है, किस तरह से काम करती है, इसकी क्या भूमिका है लोकतांत्रिक देशों के अंदर। ठीक है ना, तो संसद जो है संसद भारतीय लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण क्या है, संविधान का केंद्रीय तत्व है। संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और क्या है, संविधान का क्या है, केंद्रीय तत्व। संविधान का केंद्रीय तत्व कैसे, क्योंकि भारत के अंदर जो शासन की प्रणाली है वो कैसी है, लोकतंत्रीय शासन की प्रणाली है। लोकतंत्र के अंदर यानी जनता का जो शासन होता है उसके अंदर जनता की चुनी हुई सरकार के बैठ करके जहाँ निर्णय लिए जाते हैं, संविधान के जो कानूनी और जो नियम कानून है उसके अकॉर्डिंग जो अपन निर्णय लेते हैं जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से, वो कौन कहाँ लिए जाते हैं, संसद में लिए जाते हैं। इसलिए ये संविधान का क्या कहलाता है, केंद्रीय तत्व कहलाता है। जब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था, ठीक है ना, भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय क्या है कि एक लंबे संघर्ष के बाद हमें क्या मिली थी, आज़ादी मिली थी। और ये आज़ादी किस प्रकार से मिली, और उसके बाद में अपन ने जो संसद की मांग कर बैठे, क्योंकि लंबे संघर्ष के बाद भारतीय जनता ये चाहती थी कि हमारे देश में हम इस प्रकार से स्वतंत्र होकर के हर प्रकार का निर्णय हम खुद ले सकें, किसी दूसरे देश के लोगों के अधीन रह करके निर्णय नहीं लिया जाए, या किसी एक व्यक्ति के अधीन रह करके और वही व्यक्ति सर्वोपरि होकर के किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं ले। सभी व्यक्तियों को बोलने की, घूमने की आज़ादी, स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सभी व्यक्तियों को समानता, ये सब को देखते हुए और क्या किया गया, एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया गया और जिसमें किसका निर्माण किया गया, संसद का। अब देखो आपकी बुक में दिया हुआ है कि 1885 के अंदर और किसकी स्थापना की गई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है, 1885 में किसकी स्थापना की गई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई, A.O. होम के द्वारा की गई, अंग्रेज अधिकारी A.O. होम के द्वारा की गई। क्यों की गई, क्योंकि 1857 के अंदर जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा था, 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के पश्चात ब्रिटिश सरकार ये चाहती थी, ब्रिटिश सरकार को ये लगने लग गया था कि अपन भारत के आगे और ज़्यादा दिन नहीं टिक सकते। इसलिए A.O. होम ने एक प्रक्रिया सोची कि भारतीय व्यक्तियों को एक ऐसा मंच प्रदान किया कर दिया जाए ताकि वो भारतीय लोगों के मन की प्रतिक्रिया को जान सकें। इसके लिए उन्होंने किसकी स्थापना कर दी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने के पश्चात इसमें भारतीय व्यक्तियों के द्वारा मांग की गई, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई उसमें ये मांग की गई, क्या मांग की गई, मांग ये की गई कि भारत के अंदर भी और किसकी स्थापना की जाए कि एक विधायिका की, 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या की गई, स्थापना की गई। किसने की, A.O. होम ने की। कहाँ की, मुंबई में। क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी उस क्रांति के अंदर और
दोबारा पुनः ब्रिटिश सरकार भारतीय लोगों को इस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करे उसके विरुद्ध, इसलिए एओ हुम ने भारतीय व्यक्तियों के मन की प्रतिक्रियाओं को जानने के लिए भारतीय लोगों के और किसकी स्थापना कर दी, ताकि वो अपनी मांग को इस मंच के माध्यम से क्या कर सके, कह सके। तो भारतीय व्यक्तियों ने इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से ये मांग की गई 1885 के अंदर, क्या मांग की कि एक विधायिका ठीक है ना, क्या की गई कि विधायिका की स्थापना की जाए। क्या, किसकी स्थापना की जाए? विधायिका की, विधायिका में निर्वाचित, ठीक है, किसकी? निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, न कि कोई ब्रिटिश सरकार के द्वारा और चुने हुए सदस्य होने चाहिए। यानी प्रत्येक भारतीय नागरिक के द्वारा निर्वाचित होकर के होने वाले सदस्य होने चाहिए। ऐसी विधायिका का निर्माण किया जाए ताकि वो फैसले ले सके जनता के द्वारा चुनी हुई, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने क्या मांग कर डाली कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। साथ साथ यानी निर्वाचित होने के साथ साथ और क्या हो कि बजट, जो वो लोग ब्रिटिश सरकार जो बजट पास करती थी उसमें भारतीय व्यक्तियों की कोई मतलब राय नहीं ली जाती थी। तो उसमें क्या किया गया कि बजट पर क्या करने की चर्चा, बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। ये मांग नहीं की गई थी बच्चों, मांग बहुत सी मांगें की गई थी, लेकिन आपकी बुक में फिलहाल इतना ही दे रखा है कि निर्वाचित सदस्यों के द्वारा एक विधायिका का निर्माण किया जाए और बजट पर चर्चा करने, प्रश्न पूछने का अधिकार भी भारतीय व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए। और बहुत सी मांगें की गई थी इस राष्ट्रीय कांग्रेस मंच के माध्यम से 1885 में। इसके पश्चात देखो उन्होंने बहुत से अधिनियम पारित किए, 1891 में भी किए, फिर बंगाल का विभाजन किया और मुस्लिम लीग की स्थापना की। उसके पश्चात देखो 1909 के अंदर उन्होंने क्या किया, 1891 का अधिनियम पारित किया। 1905 के अंदर क्या कर दिया, बंगाल का विभाजन कर दिया। उन ये मांगे तो इनमें से कुछ मान तो ली उन लोगों ने, लेकिन जो पूर्ण रूप से भारतीय व्यक्ति चाहते थे उस प्रकार से उन्होंने किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया। सिर्फ वो क्या है, एक तरह से भारतीय व्यक्तियों को एक सांत्वना देने के लिए कुछ उनकी मांगें की गई, बाकी की नहीं की गई। अब उन्होंने 1909 के अंदर क्या कर दिया, 1909 का अधिनियम पारित किया, भारत शासन अधिनियम 1909। क्या है, भारत शासन 1909 का भारत शासन अधिनियम। 1909 का भारत शासन अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के तहत उन्होंने क्या कर डाला कि ये जो अधिनियम था, पहले ये पारित किसने किया था, उस समय का जो गवर्नर जनरल कौन था, मार्ले मिंटो। इस अधिनियम को इस नाम से भी जानते हैं, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं इसको, मार्ले मिंटो अधिनियम। इस अधिनियम को पारित किसने किया था, मार्लो मिंटो ने किया था। और इसे किस नाम से जाना जाता है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस नियम के अंदर क्या है, कुछ हद तक ठीक है ना, निर्वाचित जो मांग थी 1985 के अंदर है ना,
निर्वाचित प्रतिनिधियों इस अधिनियम में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यवस्था को मंजूरी दी। यानी जो विधायिका थी उस विधायिका के अंदर और इसमें क्या किया गया, प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ा दी गई। ये थी निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यवस्था को मंजूरी दी गई। साथ साथ में इस अधिनियम में एक बहुत बड़ी परिवर्तन कर दिया गया था मार्ले मिंटो ने कि मुसलमानों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन प्रणाली चला दी गई थी। बुक में आपकी में नहीं है, मुसलमानों के लिए अलग से और निर्वाचन प्रणाली चलाई गई थी, ठीक है ना, जिसे क्या कहा गया, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। चलना प्रणाली, ठीक है। अब देखो 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई, उसमें भारतीय एवं ने की, मुंबई के अंदर की। 1909 की भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, मार्ले मिंटो ने किया। इससे निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यवस्था को कुछ हद तक, यानी पूर्ण रूप से नहीं दी, कुछ हद तक दी, कुछ ही दी, ठीक है ना, कुछ हद तक निर्वाचन प्रतिनिधियों की व्यवस्था को मंजूरी दी। फिर मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली, जिसे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कहा जाता है। यानी 1909 के अधिनियम में कौन सी पद्धति चलाई गई, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति चलाई गई। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जन्मदाता किसे कहा जाता है, मार्ले मिंटो को कहा जाता है। जन्मदाता किसे कहा जाता है, मार्ले मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का कहा जाता है। अब देखो 1857 के अंदर क्रांति होने के पश्चात, ठीक है, होने के पश्चात 1885 से लेकर और 1942 तक ब्रिटिश सरकार ने, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने 1885 से लेकर ब्रिटिश सरकार 1942 तक ब्रिटिश सरकार ने क्या बनाए, अनेक अधिनियम देखिए पारित किए, ठीक है, और कांग्रेस की हर वर्ष कांग्रेस की बैठकें की, ठीक है, कि भारतीय व्यक्ति वापस पुनः इस प्रकार की घटना को जन्म नहीं दे, इसलिए कुछ मांगे मान ली जाती थी और कुछ को वैसे ही हटा दिया जाता था कि भाई एक तरह से उनको आश्वासन दे दिया जाता था कि ये काम कर दिए जाएंगे, उस टाइम करेंगे, ठीक है। 1942 तक आते आते ये लगने लग गया था भारतीय व्यक्तियों को, जो ब्रिटिश सरकार जो कार्य कर रही है वो भारतीय व्यक्तियों के हित में तो कम कर रही है, अपने हित में क्या कर रही थी, वो ज़्यादा कर रही थी। ऐसी स्थिति को देखते हुए और भारतीय व्यक्तियों ने क्या कर डाली, संविधान बनाने की मांग कर डाली थी। कर तो बहुत पहले डाली थी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने इस प्रकार से भारतीय व्यक्तियों को कि किस तरह से भारत में फूट डालो राज करो की नीति को अपनाते हुए और आगे तक वो शासन करने की सोचते रहे। जब उनको ये लगा, जब भारतीय व्यक्तियों ने संविधान बनाने की मांग कर डाली, तब उसमें ये कहा अब कि उनका टिकना ज़्यादा नहीं था, तो संविधान की जो शुरुआत की गई 9 दिसंबर 1946 को, इसकी पहली जो बैठक हुई थी, तब से लेकर के और फिर क्या है कि संविधान की निर्माण की जो प्रक्रिया शुरू होते ही उसमें क्या किया गया कि इस संविधान, ये नियम और कानून जो बनाए जाएंगे, उन नियम और कानूनों को लागू कौन करेगा, ठीक है ना, लागू करने के लिए कौन व्यक्ति होंगे। लागू करने के लिए उन्होंने क्या किया कि किस प्रकार से कौन व्यक्ति होंगे, यानी लोकतांत्रिक पद्धति अपनाएंगे, ठीक है, लोकतांत्रिक पद्धति अपनाने के लिए, ठीक है ना, ऐसी व्यवस्था करेंगे कि इन नियम और संविधान की मांग कर डाले। संविधान की मांग करते ही संविधान के नियम और कानूनों का संग्रह है, इन नियमों को चलाने के लिए देश की प्रत्येक जनता तो हर व्यक्ति पे दूसरा नियम नहीं थोप सकती, तो नियम और कानूनों को बनाने के लागू करवाने के लिए कौन हो, तब उनमें कहा कि
लोकतांत्रिक पद्धति अपनाई जाए, लोकतांत्रिक पद्धति अपनाई। लोकतांत्रिक पद्धति अपनाने के लिए यानी जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार आएगी। जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जो थी उसको क्या नाम दे दिया गया, उसमें जो सदस्य चुन करके आए उन सदस्यों को, चुने हुए सदस्यों को क्या कहा जाए, सांसद। ठीक है, जो संसद में बैठ करके क्या लेंगे, निर्णय लेंगे। ये आपको बता दिया पहले वाले वीडियो में कि संसद का निर्माण 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उस दिन से संसद बना ली गई थी। यानी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, जनता के चुने हुए निधियों के समूह को क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। ठीक है, संसद कहते हैं। अब भारतीय जो संसद जो थी, इस संसद के, भारतीय संसद के देखो, जनता के द्वारा चुने हुए सदस्यों का जो समूह होता है, इस सदस्यों का समूह संसद कहलाता है। ठीक है, इस संसद के जो सदस्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सांसद कहलाते हैं। एमपी इनको ये सांसद कहलाते हैं। इस भारतीय संसद कैसी व्यवस्था है, जो कल वाले वीडियो में आपको बताई थी, द्विसदनात्मक की व्यवस्था है। द्विसदनात्मक में क्या होती है, एक लोकसभा है और दूसरी क्या है, राज्यसभा है। ठीक है, लोकसभा जो है इसके चुने हुए सदस्य, इसके सदस्य दोनों वो क्या कहलाएंगे, सांसद कहलाएंगे। जहाँ निर्णय जिस भवन में लिया जाएगा वो संसद भवन कहलाएगा। ठीक है, और निर्णय किसके आधार पर लेंगे, जो हमारे संविधान में क्या लिखे हुए हैं, नियम और कानून। ठीक है, ये नियम और कानून, नियम और अधिनियम, अधिनियम और लिख दो जाए कानून, ये किसके लिए, सबके लिए, राष्ट्रपति से लेकर के, राष्ट्रपति से लेकर एक घरेलू नौकर तक, यानी आम नागरिक तक, एक घरेलू नौकर तक समान रूप से लागू होंगे। ठीक है, लागू होंगे। यानी हमारे संविधान में जो अधिनियम और कानून बनाए गए हैं वो देश के प्रत्येक नागरिक के लिए समान रूप से लागू होंगे। सबसे पहला, देश का पहला व्यक्ति कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। यानी राष्ट्रपति से लेकर के एक घरेलू नौकर तक वो समान रूप से जो अधिनियम, कानून, धाराएं, अनुच्छेद जो भी हैं वो सब उनके ऊपर बराबर रूप से लागू होंगे। ठीक है, कोई भी कानून बनाया जाता है या कोई निर्णय लिया जाता है वो कहाँ बैठ करके लिया जाता है, संसद भवन में लिया जाता है। कौन लेता है, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो होते हैं, अर्थात जो सांसद जाते हैं वो होते हैं। ये जो संसद होती है वो किनसे मिलकर के बनी हुई होती है, ये राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा से मिलकर के बनती है। ये जो संसद है वो किनसे मिलकर के, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति देश का प्रथम व्यक्ति होता है जो इन दोनों से अलग है। लोकसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं जिन्हें जनता चुनती है। राज्यसभा के राज्यों से चुन करके जो सदस्य चुन करके वहाँ जाते हैं वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ये अपन अब आगे पढ़ेंगे कि लोग, इनको नाम दिया गया है, इसके दो भाग हैं, एक लोकसभा नाम दे दिया, एक राज्यसभा नाम दे दिया। लोक यानी जनता, जनता के द्वारा निर्वाचित, और राज्य यानी राज्यों से निर्वाचित सदस्य। तो इस प्रकार से ये दो सदन बनते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं कि संसद के कितने पार्ट हैं, दो पार्ट हैं। संसद के कितने पार्ट हैं, दो पार्ट हैं। हमारी संसद कैसी व्यवस्था है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है। तो पहला पढ़ते हैं अपन लोकसभा। संसद के कितने पार्ट हैं,
दो, एक है लोकसभा और दूसरा कौन सा है, राज्यसभा। अब पढ़ते हैं अपन लोकसभा। लोकसभा क्या है, ठीक है। पहला है यह संसद का निम्न सदन है। कौन सा सदन है ये, निम्न सदन है। संसद का ये कौन सा सदन है, निम्न सदन है। नंबर 2, इसमें अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या, वर्तमान में इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, वर्तमान, ठीक है ना। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है। अब देखो बच्चों, ये 552 सदस्य आते कहाँ से हैं, ठीक है ना। अब देखो 530 सदस्य, जो 530 सदस्य हैं वो कहाँ से आते हैं, राज्यों से निर्वाचित होकर के आते हैं, राज्यों से निर्वाचित होकर आते हैं। ये 530 सदस्य कहाँ से आते हैं, राज्यों से निर्वाचित होकर के आते हैं। प्रत्येक सीट से एक सदस्य का चुनाव होता है और कहाँ से होता है, जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। इन सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो कौन करती है, जनता करती है। और जिस राज्य में जनसंख्या के आधार पर सीटों की संख्या को निर्धारित किया जाता है, जितनी, ठीक है, एक सीट से एक व्यक्ति चुन करके निर्वाचित होकर के जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से आ सकते हैं। 20 सदस्य कहाँ से आएंगे, केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, देशों से, ठीक है। अधिकतम केंद्र शासित प्रदेशों से कितने आ सकते हैं, 20 सदस्य। इसमें दो सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करता है। देखो 3 चीजें यहाँ आती हैं। एक आता है, बार बार आप इस बात के लिए कंफ्यूजन होंगे कि निर्वाचन, नियुक्ति और मनोनयन, ठीक है, मनोनयन। जब जनता के द्वारा किसी व्यक्ति को वोट देख करके चुना जाता है वो क्या कहलाता है, निर्वाचन। निर्वाचित व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को दूसरी जो पोस्ट दी जाती है वो क्या कहलाती है, नियुक्ति। और किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी कला, साहित्य, विज्ञान क्षेत्र में जो उपलब्धि प्राप्त है उन व्यक्तियों को चुना जाता है, वो क्या कहलाता है, मनोनयन कहलाता है, ठीक है। तो लोकसभा के 2 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है, राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्य मनोनयन करता है, 2 सदस्य। टोटल कितने हो गए, 552 हो गए। वर्तमान में, अब देखो वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो कितनी है, 545। वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, 545। इन 545 में से और कितने सदस्य राज्यों से हैं, 530। 530 कहाँ से हैं, राज्यों से। 13 कहाँ से हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से। 2 कहाँ से हैं, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत। टोटल कितने हो गए, 545, ठीक है। 530 कहाँ से हैं, राज्यों से। राज्यों से क्या होकर के आते हैं, निर्वाचित। 13 कहाँ से निर्वाचित होकर के आ रहे हैं, केंद्र से, केंद्र शासित प्रदेशों से।
वर्तमान की स्थिति है ये। और 2 किनके हैं, प्लस राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत। ठीक है, तो ये इतना समझ में आएगा। लोकसभा क्या है, संसद का कौन सा पार्ट है, मेन पार्ट है। इसमें अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 552। वर्तमान में लोकसभा की सदस्यों संख्या कितनी है, 545। इन 552 सदस्यों का निर्धारण कैसे किया गया है कि 530 सदस्य कहाँ से होंगे, राज्य से। तो 2026 तक ये ऐसी यथावत ही रहेगी, यानी 2026 के बाद इसमें कोई परिवर्तन होगा, ये 2026 तक ये बसी रहेगी। तो 530 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होकर के आएंगे, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से हो सकते हैं, 2 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में सदस्यों की संख्या 545 है, तो 530 राज्यों से हैं, 13 कहाँ से आए हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 सदस्यों का मनोनयन कहाँ से किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब इसकी आगे वाली विशेषता है ये क्या है, क्योंकि जनता के द्वारा चुन करके सीधे प्रतिनिधि आते हैं इसमें, तो इसको क्या कहा जाता है, तीसरी विशेषता है ये है लोकप्रिय सदन कहलाता है। क्या कहलाता है, लोकप्रिय सदन कहलाता है, सदन कहलाता है। क्या कहलाता है ये, लोकप्रिय सदन कहलाता है। लोकसभा का कार्यकाल क्या है, 5 वर्ष का है। इसका कार्यकाल कितना है, कार्यकाल 5 वर्ष का है, 5 वर्ष है। यह अस्थायी सदन है, यह अस्थायी सदन है। कैसा सदन है ये, अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन कैसे है कि जो लोकसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के जो सदस्य हैं, इन्हें 5 वर्ष से पहले भी, लोकसभा के सदस्यों को 5 वर्ष से पहले भी क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। ठीक है ना, इन सदस्यों को पहले हटाने के कारण ये सदन क्या कहलाता है, अस्थायी सदन कहलाता है। मान लीजिए कि क्योंकि लोकसभा में बहुमत प्राप्त व्यक्ति कौन बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त जो व्यक्ति होता है वो ही प्रधान, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कम है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज़्यादा है, तो संख्या किसकी ज़्यादा होगी, लोकसभा की। तो बहुमत कहाँ से प्राप्त होगा ज़्यादा, लोकसभा से। लोकसभा में बहुमत प्राप्त के व्यक्ति क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री क्या करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री की सिफारिश से राष्ट्रपति करता है। अब जब अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति नियुक्ति हो गई ना, यानी ये लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन कर रही थी, जनता। ठीक है, जनता कर रही थी। इन्हीं सदस्यों में से, लोकसभा के सदस्यों में से एक को अध्यक्ष, एक को उपाध्यक्ष बना जाता है। लोकसभा का बहुमत प्राप्त व्यक्ति प्रधानमंत्री हो जाता है। अब इसके द्वारा इन्हीं सदस्यों में से, लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों में से ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति उनकी क्या कर देता है, नियुक्ति कर देता है। और मान लीजिए कि ये संसद में मंत्री, प्रधानमंत्री, ये चुने हुए जो सदस्य अगर सही ढंग से कार्य नहीं करते हैं, देश के हित के अंदर किसी प्रकार का निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो सरकार गिर जाती है, तो वो क्या कहलाती है, अस्थायी सदन कहलाती है। ठीक है, तो ये था अपना लोकसभा का। राज्यसभा वाला अपन फिर पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये पार्ट है जो आपको कम समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हो मेरे से।